तो भाई आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन, हिंदी में बोले तो भाई शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूं, जो आप लोग के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। सिलेबस वगैरह भाई आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोगों के लिए मल्टीपल यूनिट्स दी गई हैं और मल्टीपल चैप्टर जो है आप लोगों को दिए गए हैं। सिलेबस जो है भाई आप लोगों का बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बुक्स वगैरह में देखोगे तो भाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट दिखेंगी और 11 चैप्टर दिखेंगे, लेकिन ऑफिशियली जो भाई इसका सिलेबस है वो आप लोगों का 3 यूनिट है और उसके अंदर भी आप लोगों को ये चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो यही आप लोगों का पूरा कंप्लीट लेटेस्ट सिलेबस है। इसी से ही हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर तैयार करे हैं। मैं गारंटी देता हूं भाई, अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। नोट्स का लिंक भाई मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी नोट्स को खरीद सकते हो। अब जो पहला क्वेश्चन है भाई, उसमें आप लोगों से शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा, एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि एजुकेशन का भाई मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, एम्स बोल सकते हो, या महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है एग्जाम में। टेंशन मत लो भाई, आंसर बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को शिक्षा का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, यही बताना पड़ेगा। वैसे तो भाई आप लोगों को सबको पता है कि क्या मतलब होता है एजुकेशन का, शिक्षा का, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। उससे पहले जो भाई ये आप लोगों का शिक्षा वर्ड है ना, ये भाई संस्कृत भाषा से आया है और संस्कृत में भाई इसके लिए एक वर्ड है शिक्ष। ये जो वर्ड है भाई संस्कृत में शिक्ष, इस वर्ड से ही भाई मिलकर बना है हमारा शिक्षा। और शिक्षा का, एजुकेशन का सिंपल मतलब होता है भाई कुछ चीज सीखना या कुछ चीज सिखाना। इसी को हम शिक्षा बोलते हैं, इसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई, जैसे कि मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये चीज क्या हुई, ये चीज शिक्षा हुई, ये चीज एजुकेशन हुई। बात करें भाई शिक्षा की परिभाषा की, डेफिनेशन की, तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है इंसानों का पूरी तरीके से विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि भाई शिक्षा मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, एजुकेशन मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ भाई तुम्हें बुकिश नॉलेज हो, बल्कि आप लोगों ने एक पढ़ा लिखा इंसान देखा होगा, उसे भाई किताबों की नॉलेज तो होती है, इसके साथ साथ उसका जो चरित्र होता है, जो करेक्टर होता है उसका, या जो बिहेवियर होता है, या जो लाइफ की वैल्यूज होती हैं, वो सब चीजों में अच्छा होता है बंदा, अगर उसने सचमुच शिक्षा ली होगी, एजुकेशन ली होगी। इसकी जगह पे भाई आपने कुछ बंदे ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें भाई किताबी ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन कैसा करेक्टर है उनका, कैसा बिहेव करते हैं वो दूसरों के साथ, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज भी उन्हें जो है ढंग से नहीं पता होता। तो आई होप आप लोगों को शिक्षा का, एजुकेशन का मतलब समझ में आ चुका होगा। अब एग्जाम में भाई आप लोगों को कुछ डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेंगी, कुछ परिभाषाएं भी लिखनी पड़ेंगी। मिनिमम 3 परिभाषाएं या 3 डेफिनेशन जो है आप लोग यहां से याद कर लेना। अगर एग्जाम में 3 परिभाषाएं, 3 डेफिनेशन लिख देते हो तो भाई मार्क्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, और नहीं लिख पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को भाई शिक्षा के, एजुकेशन के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो पता होने जरूरी है। तो ये टोटल भाई 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहली है भाई हमारी औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। अब औपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन वही जो भाई आप लोग के स्कूलों में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो है आप लोगों को दी जाती है, इसी को भाई हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और इस फॉर्मल एजुकेशन में भाई बिल्कुल प्लानिंग करके भाई आप लोगों को जो है अच्छे से पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। इसके साथ साथ इसमें किताबी ज्ञान भी आप लोगों को सिखाया जाता है, बुक्स की नॉलेज वगैरह भी दी जाती है, और कुछ भाई अलग से एक्टिविटीज वगैरह जो है वो भी करवाई जाती है। आप सबको पता है, आप सब जो है स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़े हुए हो। दूसरी जो होती है वो होती है भाई आप लोगों की अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि वो शिक्षा, वो एजुकेशन या वो ज्ञान आप बोल सकते हो, वो नॉलेज आप बोल सकते हो, जो भाई हमें स्कूल से, किताबों वगैरह से नहीं मिलता, बल्कि भाई हमें एक्सपीरियंस करके मिलता है, हमें अपने परिवार से मिलता है, हमें अपने समाज से, सोसाइटी से मिलता है, फ्रेंड्स से मिलता है। इसमें भाई कोई भी संस्था वगैरह नहीं होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी टीचर वगैरह नहीं होता, कोई सिलेबस वगैरह आप लोगों के लिए नहीं होता। ये सारी चीजें जो है फॉर्मल एजुकेशन
एजुकेशन में, औपचारिक शिक्षा में होती हैं। और जबकि जो भाई आप लोगों का अनौपचारिक शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, इसमें तो बस भाई आप लोग लाइफस्टाइल अपनी जीते हो, जो आप लोगों का परिवार आप लोगों को सिखाता है, जो फ्रेंड्स आप लोगों को सिखाते हैं, जो आप लोगों का एक्सपीरियंस जो रहा है वो आप लोगों को सिखाता है, वो नॉलेज देता है। इसी को बोलते हैं अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन। अब लास्ट है भाई थर्ड आप लोगों की, वो है गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब ये नॉन फॉर्मल या गैर अनौपचारिक शिक्षा जो है ये क्या होती है भाई, ये आप लोग भाई जैसे कि इग्नू में पढ़ते हो, एसओएल में पढ़ रहे हो, इसी को बोलते हैं भाई नॉन फॉर्मल एजुकेशन या गैर अनौपचारिक शिक्षा। इसमें बेसिकली क्या होता है भाई, कोई भी पर्टिकुलर स्कूल नहीं होता, कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज नहीं होता, कोई भी एज लिमिट वगैरह नहीं होती है, कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं होती है, या कोई भी टाइम लिमिट वगैरह भी जो है इसमें अक्सर नहीं होती है। और इन्हें भाई अक्सर वही लोग करते हैं जो साथ साथ कुछ और कर रहे हो या जिनकी पढ़ाई वगैरह छूट गई हो। ये सब चीजें आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप भी जो है एसओएल के स्टूडेंट रहे हो, इग्नू के स्टूडेंट रहे हो। बस ये 3 प्रकार की एजुकेशन होती है, 3 प्रकार की शिक्षा होती है। अब भाई शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं ये भी आप लोगों को बताने पड़ेंगे कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों दी जाती है भाई आप लोगों को एजुकेशन, क्यों दी जाती है शिक्षा, क्या पर्पस होता है भाई आप लोगों को पढ़ाने का, एजुकेशन देने का। पहला मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव तो भाई यही है कि आप लोगों का व्यक्तिगत विकास करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि भाई आप लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए, बोलचाल कैसा होना चाहिए, या वर्किंग स्टाइल आप लोगों का कैसा होना चाहिए, काम करने का तरीका कैसे होना चाहिए, इन सारी चीजों को सुधारना ही मेन पर्पस होता है शिक्षा का, एजुकेशन का। ताकि भाई तुम में जो है कॉन्फिडेंस आए, तुम समझदार बनो, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो। इसके साथ साथ भाई जो आप लोगों का चरित्र है, जो नैतिक है, मॉरल है, कैरेक्टर है, इसका भी विकास करना मेन उद्देश्य है शिक्षा का, मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का। तुम्हें भाई सही गलत का मतलब पता होना जरूरी है कि क्या ईमानदारी क्या चीज है, सच क्या है, ट्रुथ क्या है, अनुशासन डिसिप्लिन क्या है, ये सारे गुण आप लोगों के अंदर होने जरूरी है। और ये सारे जब भाई आप लोगों के अंदर क्वालिटीज आ जाएंगी, गुण आ जाएंगे, तो भाई आप एक अच्छे सिटीजन बन जाओगे, एक अच्छे नागरिक बन जाओगे। और फिर आपसे जो है भाई एक समाज जिसमें आप रहते होगे, सोसाइटी जिसमें रहते होगे, वो भी अच्छी बनेगी, उसका भी डेवलपमेंट होगा, उसका भी विकास होगा। तीसरा उद्देश्य, तीसरा ऑब्जेक्टिव अगर बोले भाई हम एजुकेशन का, तो वो है भाई आप लोगों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, सोशल लाइफ के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना, ताकि भाई जिस समाज में आप लोग रहते हो उस समाज में आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करो, उसका सम्मान करो, उसकी हेल्प करो, आपकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारी है, उन सबको निभाओ, सारे कायदे कानून नियम जो है उन्हें फॉलो करो, और पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में जो है तालमेल बनाकर रहो, बैलेंस बनाकर रहो। अगला मेन पर्पस भाई एजुकेशन का, शिक्षा का ये होता है कि भाई आप लोग व्यवसायिक और आर्थिक विकास भी कर पाओ, वोकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप लोगों का हो सके। आप खुद सोचो भाई, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, नॉलेज नहीं होगी आप लोगों को, एजुकेशन नहीं होगी आप लोगों के पास, तो भाई आप लोग क्या काम धंधा करोगे? वही छोटे मोटे काम ही करोगे भाई, फिर बड़ा काम धंधा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी सोच भी जो है फिर बड़ी नहीं हो पाएगी। आप जब काम धंधा बड़ा नहीं कर पाओगे तो भाई पैसा कैसे कमाओगे? पैसा भी कम ही कमा पाओगे, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। इस वजह से कहते हैं कि भाई एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों को बड़ा इंसान बनाने के लिए। एजुकेशन भाई नागरिकता और राष्ट्रीय प्रेम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिटीजनशिप और पैट्रियार्किज्म, इन दोनों चीजों के लिए भी भाई बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। बेसिकली भाई जब आप लोग एजुकेट होगे, आपको शिक्षा मिल जाएगी, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई जिस देश में आप लोग रहते हो तो उस देश में आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या मॉरल ड्यूटीज हैं आप लोगों की, कैसे भाई आप लोग अपने देश में कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हो, कैसे यूनिटी बना के रख सकते हो, एकता बना के रख सकते हो, देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हो, सिक्योरिटी कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। देखा जाए तो भाई आप लोगों के देश के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप लोगों ने देखा होगा जिस कंट्री में भाई एजुकेटेड पर्सन ज्यादा होते हैं, वो कंट्री जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रही है भाई। अब एजुकेशन भाई साइंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ साथ आप लोगों की बुद्धि के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों की थिंकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल समाज में, सोसाइटी में भाई बहुत ज्यादा
अंधविश्वास होते हैं, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस होते हैं। इन सब से बचने के लिए ही भाई आप लोगों के पास एजुकेशन होना जरूरी है। आप अकल तभी लगा पाओगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अंधविश्वास है, क्या अंधविश्वास नहीं है, तभी पता लगा सकते हो जब आप लोगों के पास एजुकेशन होगी। अदरवाइज आप लोगों को पता ही है भाई इस देश में कितने अनएजुकेटेड लोग हैं और वो कैसे अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, सुपरस्टिशंस को मानते हैं। तो बस यही कुछ पर्पस थे एजुकेशन के, ऑब्जेक्टिव कह लो, उद्देश्य कह लो, बात एक ही है। अब आगे भाई आप लोगों को जो है महत्व भी बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस भी बताना पड़ेगा एजुकेशन का, शिक्षा का। तो ये भी भाई ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है। जो अभी सारी बातें पढ़ाएंगे वही आप लोगों को जो है यहाँ पे ही बतानी है। जैसे कि भाई आप लोगों का पर्सनल खुद का डेवलपमेंट हो, इंसान का विकास हो, इंसान के साथ साथ भाई जो समाज, जो सोसाइटी में वो रहता है उसका भी विकास हो, उसमें भी सुधार हो, रिफॉर्म्स वगैरह हो, आप लोग आर्थिक रूप से तरक्की कर पाओ, इकोनॉमिकली फ्री हो पाओ, प्रोग्रेस कर पाओ, इकोनॉमिकली तरक्की कर पाओ, पैसा आए आप लोगों के पास। इसके साथ साथ आप लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता बढ़े, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़े, आप लोगों को अपने अधिकार, कर्तव्य, मॉरल ड्यूटीज, राइट्स वगैरह पता चले, आप अपनी संस्कृति जो कल्चर है आप लोगों का उसको प्रोटेक्ट कर पाओ। इसलिए भी भाई बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। लाइक जो आप लोगों की हिस्ट्री रही है, जो भी आप लोगों की आर्ट है, कला है, भाषा है, लैंग्वेज है, या जो भी साहित्य है, उन सबको आप लोग अच्छे से समझ पाओ और फिर अपनी संस्कृति का सम्मान कर पाओ, अपने कल्चर के रिस्पेक्ट कर पाओ। इसलिए भी एजुकेशन जरूरी है। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के जो देश है, जो राष्ट्र है, जो नेशन है, उसकी बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। आपके चरित्र के लिए, आपके कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा चुका हूं। और आपकी सोच में वैज्ञानिक रूप आए, आप लोगों की सोच जो है वो साइंटिफिक बने, आप नई नई चीजें सोचो, नवाचार करो, इनोवेशंस करो, इसलिए भी एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें ऊपर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑलमोस्ट सेम सी बातें हैं, इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे डेप्थ में नहीं पढ़ाया। लास्ट में बस भाई आप लोग जो है एक निष्कर्ष, कंक्लूजन जो है जरूर लिख देना, आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भाई आप लोगों से सामाजिकरण के बारे में पूछेंगे, सोशलाइजेशन के बारे में पूछेंगे। स्कूल का या फिर परिवार का क्या रोल होता है भाई सोशलाइजेशन के लिए, क्या भूमिका है, वो आप लोगों को बतानी पड़ेगी। या भाई कभी कभी जो है इस चीज के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आप लोगों से पूछ लेता है। देख सकते हो भाई कितने टाइप से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से घुमा फिरा के हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई, डायरेक्टली आंसर समझते हैं और वही आप लोग को एग्जाम में लिख कर आना है, फिर चाहे कैसे भी घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ ले। अब सबसे पहले भाई सामाजिकरण, सोशलाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता होना जरूरी है। बेसिकली भाई सामाजिकरण, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे भाई आप लोग जो है एक समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए एक अच्छे इंसान बनते हो। क्योंकि भाई सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में आप लोगों को ये चीज सिखाई जाती है कि उस समाज के क्या नियम हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, वहां पे क्या क्या मूल्य आप लोगों को फॉलो करने होंगे, क्या वैल्यूज है, क्या आइडियाज है, कैसा आप लोगों का बिहेवियर होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में सिखाई जाती हैं, ताकि आप लोग एक सक्रिय सदस्य बन पाओ, एक्टिव मेंबर बन पाओ उस समाज का, उस सोसाइटी का। और ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज जो है आप लोगों को अभी शुरू करी, अभी 1-2 दिन में या 6 महीने में सीख जाओगे। नहीं भाई, ये सब चीजें आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं सिखाई जाती है। ये चीज जो है आप लोगों की बचपन से, जब से आप पैदा होते हो तब से लेके भाई ये प्रोसेस चलता ही रहता है आप लोगों की पूरी लाइफ तक। इस पूरे प्रोसेस में आप लोग ये सारी चीजें सीखते हो। सामाजिकरण से, सोशलाइजेशन से भाई इंसान ये भी सीखता है कि कैसे भाई उस इंसान को उस समाज में, उस सोसाइटी में दूसरे के साथ बर्ताव करना है, कैसे समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है, और अपने लाइफ को कैसे जीना है, कैसे शेप देनी है, किस तरीके से आप लोग की लाइफ चलनी चाहिए। ये सब चीजें भी आप लोग सीखते हो सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में। अगर शॉर्ट में बताऊं भाई आप लोगों को सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे भाई एक व्यक्ति जो होता है, एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो भाई सामाजिक प्राणी बन जाता है, सोशल बीइंग बन जाता है, समाज में रहने लायक बन जाता है, सोसाइटी में रहने लायक बन जाता है। अब एग्जाम में भाई आप लोग मतलब तो लिख लोगे बहुत अच्छे से, उसके साथ साथ भाई आप लोग जो है कुछ परिभाषा भी लिख देना, डेफिनेशंस भी लिख देना। टोटल 4 यहाँ पे मैंने आप लोगों को दे दिए, कोई भी 3 आप लोग जो है याद कर लीजिएगा खुद से,
लिख देते हो तो अच्छी बात है, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नहीं लिख पाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मेन चीज जो आप लोगों को बतानी पड़ती है वो है भाई आप लोगों को समाजीकरण के, सोशलाइजेशन के जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे। जो पहला तत्व है, पहला एलिमेंट है, वो है भाई इंसान खुद, व्यक्ति खुद, पर्सन खुद। क्योंकि भाई मान लो ये आप लोगों का अभी अभी जन्म हुआ है एक समाज में, एक सोसाइटी में, तो अभी आप लोगों को भाई कुछ भी नहीं पता होगा उस समाज में, उस सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, यहाँ तक कि आप लोग बोलना चलना कुछ भी नहीं जानते हो। एक छोटा बच्चा होता है, क्या वो जानता है? नहीं भाई, कुछ भी नहीं जानता। तो फिर वो जो है धीरे धीरे ये सारी चीजें सीखता है अपने परिवार से, फिर थोड़ा बहुत बाहर निकलता तो और भी चीजों से जो है ये सारी चीजें सीखना शुरू कर देता है। तो जो पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है या पहला पार्ट आप बोल सकते हो समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का, वो है भाई व्यक्ति खुद, इंडिविजुअल पर्सन खुद। क्योंकि सीखने की शुरुआत जो है खुद से ही शुरू होती है। अब दूसरा है भाई आप लोगों का की एलिमेंट या तत्व या पार्ट आप बोल सकते हो, वो है भाई समाज, सोसाइटी। जब एक समाज में, सोसाइटी में भाई आप लोग रहते हो, उसमें भाई कुछ कायदे कानून, नियम, रूल्स होते हैं भाई, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ परंपराएं होती है, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, जिसे भाई सबको अपनाना होता, सबको मानना पड़ता, सबको फॉलो करना पड़ता है। और इन्हीं सब चीजों से आप लोग सीखते हो कि भाई आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और एक समाज से, एक सोसाइटी से ही भाई कह सकते हैं हम लोग कि एक पर्सन का भाई पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग सही गलत के बारे में अच्छे से सीख जाते हो। अगला है भाई आप लोगों का संस्कृति, कल्चर। जो भी आप लोगों की संस्कृति है, जो भी आप लोगों का कल्चर है, वो भी भाई आप लोगों को बहुत सी चीजें सिखाता है। लाइक भाई आप लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, यानी कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जीने का तरीका क्या होना चाहिए। भाषा आप लोगों की क्या होगी, हिंदी बोलोगे, इंग्लिश बोलोगे, कन्नड़ बोलोगे, मलयालम बोलोगे, बिहारी बोलोगे, पंजाबी बोलोगे, ये सब कहां से पता लगेगा? आप लोगों का कल्चर ही तो आप लोगों को ये सब चीजें सिखाएगा। इसके साथ साथ आप लोग की परंपराएं आप लोग वहां से सीखोगे, ट्रेडिशन सीखोगे, आर्ट सीखोगे, रिलीजन, आप लोग का धर्म क्या होगा ये सीखोगे, नैतिकता के मूल्य सीखोगे भाई, मॉरल वैल्यू सीखोगे आप लोग वहां से, अपने कल्चर से। और इन सारी चीजों को सीखने के बाद भाई अपने कल्चर से आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई आप लोगों को कौन से त्योहार मनाने हैं, कौन से फेस्टिवल मनाने हैं, क्या खाना आप लोगों को खाना है, क्या पहनना है भाई आप लोगों को, कैसे शिष्टाचार होने चाहिए, एटिकेट्स आप लोगों के कैसे होने चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग अपने कल्चर से ही सीखते हो। अगला जो भाई एलिमेंट या तत्व या पार्ट हम बोल सकते हैं समाजीकरण का, वो है भाई समाजीकरण के माध्यम। इंग्लिश में बोले तो भाई एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए भाई आपका जो परिवार है, जो आपका स्कूल है, जो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, और जो आप लोगों की धार्मिक संस्थाएं हैं लाइक मंदिर मस्जिद वगैरह होती हैं, और जो जनसंचार माध्यम है, मास मीडिया है, एग्जाम्पल के लिए टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इन सारी चीजों से भी आप लोग जो है बहुत सारी चीजें सीखते हो, समाज में रहना सीखते हो, सोशलाइजेशन के बारे में सीखते हो, समाजीकरण के बारे में सीखते हो। अगला जो तत्व है भाई आप लोगों का, या आप कह सकते हो एलिमेंट जो है, या पार्ट आप बोल सकते हो सोशलाइजेशन का, वो है भाई सामाजिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं। इंग्लिश में बोले तो भाई सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। उस समाज में, उस सोसाइटी में भाई आप लोगों की कुछ भूमिकाएं होती है, कुछ रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई उस समाज में आप किसी के पुत्र होगे, बेटे होगे, किसी के लिए भाई आप स्टूडेंट हो गए, किसी के लिए भाई आप कर्मचारी हो सकते हो, एम्प्लॉय हो सकते हो, किसी के लिए आप नॉर्मल सिटीजन हो सकते हो, नागरिक हो सकते हो। तो उस हिसाब से आप लोगों के जो है रोल भी होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, और हर किसी की भाई अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग रोल होते हैं। और समाजीकरण से, सोशलाइजेशन से भाई आप लोग यही सीखते हो कि कैसे आप लोगों को ये जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आप लोगों को कैसे निभानी है, कैसे पूरी करनी है, ताकि उस समाज में, उस सोसाइटी में बैलेंस अच्छे से बना रहे, संतुलन बना रहे। तो यही थे सारे भाई मेन तत्व की एलिमेंट्स सोशलाइजेशन के, समाजीकरण के। अब कभी कभी भाई एग्जाम में जो है आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि समाजीकरण के लिए, सोशलाइजेशन के लिए जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं, वेरियस
इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके रोल क्या है, उनकी भूमिकाएं क्या है, वो आप लोगों को बताने पड़ते हैं। संस्थाओं के बारे में भाई हमने ऊपर ही अभी पढ़ लिया है, जैसे कि भाई परिवार हो गया, आपका स्कूल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ भाई आप लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, जो धार्मिक जगह होती हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह जो होते हैं, गुरुद्वारे। इसके साथ साथ जो मास मीडिया है, जनसंचार है, टीवी, नेट, इंटरनेट, मोबाइल फोन वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, इन सब से। इसके साथ साथ जो कार्यस्थल है आप लोगों का, जहाँ पे आप लोग काम करते होगे, वर्क प्लेस जो भी आप लोगों का रहेगा, या सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, मान लो आप किसी और ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए होगे, तो इनका भाई समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में क्या रोल रहता है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। आप इन सारी चीजों से भाई क्या क्या कैसे कैसे सीखते हो, यही बातें जो है आप लोग को इसमें बतानी पड़ेंगी। मैं उम्मीद करता हूं भाई इतनी आसान सी बातें तो आप लोग बना के इजीली लिख ही दोगे कि भाई आप लोगों से स्कूल से क्या क्या सीखने को मिलता है पता ही है सबको, अपनी फैमिली से भाई आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिलता है पता ही है सबको। इसके साथ साथ ग्रुप से भाई जो आप लोगों का फ्रेंड का ग्रुप होता है उससे क्या सीखते हो आप लोग, वो बताना पड़ेगा। आप अपने धर्म से क्या सीखते हो, रिलीजन से क्या सीखते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह जाते हो, वहां से क्या सीखते हो वो बताना पड़ेगा। सोशल मीडिया से क्या क्या आप लोगों को सीख मिलती है, समाज में रहने की, सोसाइटी में रहने की, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसी तरीके से जहां पे आप लोग काम करोगे, वर्क प्लेस वगैरह जो भी होगा, वहां से आप लोग क्या सीखोगे, ये चीज आप लोग को बतानी पड़ेगी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, ये चीज आप लोग बना के इजीली लिख लोगे खुद से, मुझे पूरा भरोसा है। लास्ट में बस एक कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है ऐड जरूर कर देना, आप लोगों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से जॉन डीबी के बारे में पूछा जाएगा। इनके जो भी विचार थे भाई शिक्षा के ऊपर, जो व्यूज थे इनके एजुकेशन को लेकर, वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे। इन्होंने भाई शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए थे, एजुकेशन के कुछ एम्स बताए हैं, वो भी आप लोगों को बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन को देख सकते हो भाई अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के पूछा जाता है, टेंशन मत लो भाई, आंसर समझते हैं। अब आंसर में भाई सबसे पहले तो आप लोगों को जॉन डीबी जो है इनके बारे में ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि भाई ये अमेरिका के बहुत ज्यादा फेमस दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे और शिक्षा शास्त्री थे। इंग्लिश में बोले तो भाई फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट। और इनका जो भाई जन्म हुआ था ना, ये जन्म हुआ था भाई इनका 20 अक्टूबर 1859 में। कहाँ पे हुआ था भाई, बर्लिंगटन में हुआ था भाई। ये जगह जो है ये अमेरिका में ही है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब फिर भाई 1952 में जाके इनकी डेथ हो गई थी, ये दुनिया से चले गए थे। इनका मानना था जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होती है ना भाई, ये लाइफ का एक पार्ट है। और एजुकेशन को, शिक्षा को तुम ऐसे ही नहीं सीख सकते, बल्कि एजुकेशन जो है तुम्हें अनुभव के, एक्सपीरियंस के बेस पे मिलती है, कुछ करके मिलती है। इसलिए भाई इन्होंने एक बात बोली थी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई। वो बात क्या थी भाई, वो बात ये थी कि भाई शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। इंग्लिश में बोले तो भाई एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। सिंपली समझाऊं तो भाई इन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, ये भाई अपनी लाइफ को जीने की तैयारी नहीं होती है। सिंपली बोलो तो भाई इन्होंने कहा था जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, इससे तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम अपनी लाइफ को कैसे जियोगे, बल्कि एजुकेशन खुद ही एक लाइफ है। एजुकेशन के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कहना चाहते थे। इसके साथ साथ भाई ये जो जॉन डीबी थे, इन्हें भाई आधुनिक शिक्षा दर्शन का जनक भी कहा जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल फिलॉसफी भी इन्हें बोला जाता है। यही कुछ बातें जो है आप लोगों को इनके लाइफ के बारे में जाननी थी, और यही सारी बातें आप लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए अपने एग्जाम में लिख देनी है। अब जो इनके मेन विचार थे शिक्षा को लेकर, जो मेन आइडियाज थे भाई इनके, वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला तो भाई इनका यही मानना था कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो भाई अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए। ये कहते थे कि भाई जो एजुकेशन है ये भाई सिर्फ किताबों से नहीं मिलती है, बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी सारी चीजें होती हैं उन्हें देखकर मिलती है, उन चीजों को करके मिलती है, और उन सारी चीजों को समझकर मिलती है। इसलिए ये कहते हैं कि भाई जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, अगर तुम्हें बच्चों को देनी है तो भाई उसे जो है उनकी लाइफ से जोड़ो। अगर उनकी डेली लाइफ से तुम एजुकेशन को जोड़ोगे तो बच्चे जो है अच्छे से समझेंगे, अच्छे से एजुकेशन ले पाएंगे। इसके साथ साथ भाई दूसरा इनका विचार, दूसरा मेन थॉट, आइडिया जो था इनका,
वो ये था, जो विद्यालय होते हैं, जो स्कूल होते हैं, ये भाई लघु रूप होते हैं समाज का, सोसाइटी का। कहने का मतलब सिंपल है भाई, सिंपली ये कहना चाहते थे कि जो भाई स्कूल होता है ना, वो भाई एक तरीके से छोटे समाज की तरह होता है, छोटी सोसाइटी की तरह होता है। और स्कूल से ही बच्चे जो है उस समाज में, उस सोसाइटी में रहना सीखते हैं कि उन्हें भाई कैसे कोऑपरेट करना है समाज में, सोसाइटी में, एक दूसरे का साथ देना है, सहयोग देना है, अनुशासन बना के रखना है, डिसिप्लिन बना के रखना है, इम्पैथी दिखानी है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनकी, कुछ जिम्मेदारियां होती है समाज के लिए। ये सारी चीजें कहाँ से सीखता है इंसान? अपने स्कूल से ही सीखता है। इस वजह से ये स्कूल को जो है छोटा समाज कह देते हैं, छोटी सोसाइटी बोल देते हैं। आगे भाई इनका ये मानना है कि अगर तुम्हें कुछ भी सीखना है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो या कुछ भी हो, तो करके सीखो भाई। लर्निंग बाय डूइंग, केवल सुनने से या याद करने से किसी चीज को या नॉलेज वगैरह गेन करके कुछ नहीं होता भाई, बल्कि तुम्हें खुद इंप्लीमेंट करो, उस चीज को खुद करके देखो, उसका प्रैक्टिकल करो, तभी तुम अच्छे से सीख पाओगे। इसके साथ साथ भाई ये जो जॉन डीबी थे, ये भाई एजुकेशन को लोकतांत्रिक मानते हैं, डेमोक्रेटिक मानते हैं एजुकेशन को, शिक्षा को। क्यों? क्योंकि भाई जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, उसमें भाई क्या होता है, उसमें लोगों को भाई खुली छूट होती है कि वो सरकार से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं और सरकार को राय भी दे सकते हैं कि सरकार को इस फील्ड में काम करना चाहिए, यहाँ काम करना चाहिए। तो सेम भाई एजुकेशन में होता है। एजुकेशन में भी भाई क्या होता है, हर बच्चे जो है अपनी राय दे सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके साथ साथ वो अपनी लाइफ के डिसीजन जो है खुद से ले सकते हैं जब वो एजुकेट हो जाएंगे। इस वजह से ये शिक्षा को लोकतांत्रिक शिक्षा बोलते हैं, डेमोक्रेटिक एजुकेशन बोलते हैं। आगे भाई ये शिक्षक की भूमिका भी बताते हैं, रोल बताते हैं एक टीचर का। ये कहते हैं टीचर जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका एक बच्चे की लाइफ में, क्योंकि एक टीचर जो है ना, वो ही भाई बच्चे को ज्यादा सिखाता है। इसलिए ये कहते हैं कि भाई टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि भाई बच्चों को नॉलेज ट्रांसफर कर दो, सिर्फ इतना काम नहीं है टीचर का कि भाई नॉलेज दे दो, उन्हें पढ़ा दो, बस ये काम नहीं होता, बल्कि भाई उनका मार्गदर्शन करना भी टीचर का काम होता है, उनको गाइड करना कि उन्हें भाई फ्यूचर में आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब भी टीचर का काम होता है। इसके साथ साथ भाई बच्चों की हेल्प करना भी टीचर का काम होता है। एक टीचर जो है भाई वो अपनी पूरी लाइफ से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और फिर वही सारे एक्सपीरियंस जो है बच्चों के साथ शेयर करता है, उन्हें उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिखाता है। और जो लास्ट इनका भाई मेन विचार है या आइडिया है, ये तो मैं आप लोगों को ऊपर ही बता चुका हूं कि भाई जो शिक्षा है वो जीवन जीने की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। सिंपली अगर दोबारा समझाऊं तो ये कहते हैं कि हम एजुकेशन भाई इसलिए नहीं लेते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को जीना सीख जाएं, बल्कि हम एजुकेशन इसलिए लेते हैं, शिक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तुम अच्छे से अपना जीवन नहीं जी पाओगे। तो बस भाई यही मेन विचार थे इनके शिक्षा को लेकर, यही मेन व्यूज थे, आइडियाज, थॉट, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब इन्होंने भाई शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी बताए थे, एम्स बताए थे एजुकेशन के, कि एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है, वो अब मैं आप लोगों को फटाफट समझाता हूँ। अब बेसिकली भाई इसमें आप लोगों को यही बताना है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके क्या उद्देश्य है, क्या एम्स है। और ये चीज भाई मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। वही सारी बातें जो है जॉन डीबी ने यहाँ पे बताई हैं और वही सारी आप लोगों को लिख देनी है, कुछ अलग से बातें नहीं बताई हैं, सेम वही है जो मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ। लास्ट में जो है बस भाई अपना निष्कर्ष, कंक्लूजन जरूर ऐड करना, तभी आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट माना जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में भाई आप लोगों से ज्ञान मीमांसा के बारे में पूछेगा, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पूछेगा। इसका मतलब क्या होता है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा, इसका स्वरूप, नेचर कैसा होता है वो बताना पड़ेगा, इसके काम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से भी जो है घुमा फिरा के पूछ सकता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। टेंशन मत लो भाई, जो मैं आप लोगों को आंसर समझाऊंगा वही आप लोगों को डायरेक्टली लिखाना है, फिर चाहे कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। अब सबसे पहले भाई आप लोगों को ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है यही पता होना जरूरी है। तो ये जो वर्ड है ना भाई, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। हिंदी में बोले तो भाई ज्ञान और मीमांसा वर्ड से मिलकर बना है,
और इंग्लिश में बोले तो भाई नॉलेज और इंक्वायरी वर्ड से मिलकर बना है एपिस्टेमोलॉजी। अब ज्ञान का मतलब या नॉलेज का मतलब तो भाई आप सबको पता है, किसी चीज को जानना, उसके बारे में सोचना, किसी चीज को समझना, इंफॉर्मेशन लेना, इसी को ही बोलते हैं भाई हम ज्ञान, नॉलेज। लेकिन मीमांसा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में भाई इसे इंक्वायरी बोलते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है भाई कि किसी चीज के बारे में गहन विचार करना, अच्छे से सोचना और फिर उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करना, उसे अच्छे से एनालाइज करना। तो भाई अगर मैं आप लोगों को सिंपली समझाऊं एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान, मीमांसा का मतलब क्या हुआ, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी स्टडी करना, उसे अच्छे से एनालाइज करना कि जो आप लोग को ज्ञान मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रही है, वो सही भी है या नहीं है। और अगर सही है तो वो नॉलेज क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो तुम्हें कहां से मिला है, उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, उसे अच्छे से पूरे एनालाइज करना, जांच पड़ताल करना, इसी को बोलते हैं भाई ज्ञान, मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। या हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई जो ज्ञान, मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी है, इसका सिंपल मतलब होता है जो ज्ञान होती है, जो नॉलेज होती है, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करना, उसे अच्छे से एनालाइज करना और ये पता लगाना कि भाई जो नॉलेज, जो ज्ञान आप लोगों को मिला है वो सही मिला है या नहीं मिला है, तो कहां से मिला है, क्या ज्ञान मिला है, क्या नॉलेज मिली है, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, उसके बारे में हर एक चीज पता लगाना ही एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान, मीमांसा है। अब आप लोगों को भाई ये जो सब्जेक्ट है ज्ञान, मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, या इसका स्वरूप कैसा है, वो आप लोगों को पता होना जरूरी है। बेसिकली भाई इस सब्जेक्ट में ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। किस चीज की? नॉलेज की ही स्टडी की जाती है कि भाई जो आप लोगों को नॉलेज मिली है, जो ज्ञान मिल रहा है, वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान कहां से मिला, किस प्रकार का है, उसके टाइप्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसकी कमियां क्या हैं, ये सारी चीजें इसमें स्टडी करी जाती है। इसके साथ साथ जो ज्ञान के स्रोत होते हैं उनकी भी खोज की जाती है, इंक्वायरी की जाती है भाई सोर्सेस की, जो भी नॉलेज के सोर्सेज होते हैं उनकी, यानी कि जो आपको ज्ञान मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, स्रोत क्या है, वो सोर्स क्या है, वो यानी कि ये पता लगाया जाता है कि जो आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, वो डायरेक्ट मिल रहा है या इनडायरेक्ट मिल रहा है। डायरेक्ट मतलब कि आपको अपनी इंद्रियों के जरिए देखकर, सुनकर, समझकर मिल रहा है, या आपने वो सब चीजें करके देखी है, एक्सपीरियंस करी है, अनुभव करा है, तब आप लोगों को ज्ञान मिला है, तब आप लोगों को वो नॉलेज मिली है। हर टाइप का जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, जहां से भी आपको ज्ञान मिला है, उन सबको जो है इसमें खोज की जाती है, पता लगाया जाता है। इसके साथ साथ जो भाई ज्ञान आप लोगों को मिला है, जो नॉलेज मिली है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, कितना ट्रुथ है, कितना फॉल्स है, वो सब इसमें पता लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई, अगर तुम किसी वस्तु को देखते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को भाई तुम देखते हो डायरेक्टली, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज सत्य हुई, रियल हुई। लेकिन अगर तुम किसी चीज के बारे में भाई भ्रम में हो, इल्यूजन में हो, कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, या तुम्हें नॉलेज वगैरह नहीं है किसी चीज के बारे में, तो वो क्या हुई भाई? फॉल्स इंफॉर्मेशन हुई, गलत ज्ञान हुआ, सही ज्ञान नहीं हुआ वो। इसके साथ साथ भाई इसमें जो है ज्ञाता और ज्ञेय, इनके बारे में भी पता लगाया जाता है, यानी कि नोअर और नोन के बारे में भी पता लगाया जाता है। सिंपल बोलूं, जो व्यक्ति नॉलेज लेना चाहता है, जो जानना चाहता है, उसके बारे में भी पता लगाया जाता है, और वो जिस चीज के बारे में जानना चाहता है उस चीज के बारे में भी पता लगाया जाता है। और वो किस चीज से उस चीज के बारे में पता लगाया जा रहा है, मान लो किताब से पता लगा रहा है, वो इंटरनेट से पता लगा रहा है, तो उस चीज के बारे में भी जो है स्टडी की जाती है, जांच पड़ताल करी जाती है, उन्हें भी एनालाइज किया जाता है। इसके साथ साथ भाई इसमें जो है जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, और जो तर्क होते हैं, जो लॉजिक होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको भी इंपॉर्टेंट समझा जाता है। क्योंकि भाई बिना एक्सपीरियंस करे तो तुम्हें ज्ञान मिल ही नहीं सकता, नॉलेज मिल ही नहीं सकती है। और एक्सपीरियंस से भाई हमें डायरेक्ट नॉलेज मिलती है, क्योंकि तुम भाई कुछ चीज को करोगे तो उससे ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट आप लोगों को सीखने को मिलेगा, उससे नॉलेज मिलेगी आप लोगों को डायरेक्ट। और जो तर्क होता है,
जो रीजन होता है, जो लॉजिक होता है, उससे भाई आप लोगों को जो है इनडायरेक्ट नॉलेज मिलती है। रीजन मतलब, लॉजिक मतलब भाई यहाँ पे आप लोगों की सोचने की बुद्धि के ऊपर डिपेंड है कि भाई आप लोग कितना दिमाग लगा रहे हो किसी चीज पर। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम किसी चीज पर दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, क्वेश्चनिंग करोगे, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को वहां से सीखने को मिलेगा, नॉलेज गेन आप लोगों की होगी। बात करें भाई अगर भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण की, इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की, तो भाई इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो एपिस्टेमोलॉजी है, इसे भाई प्राण मीमांसा बोला जाता है। यानी कि भारत में इसे जो है प्राण मीमांसा बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा को। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रमाण देखे जाते हैं, सबूत देखे जाते हैं, और उसके बिहाफ पे ही पता लगाया जाता है कि क्या सच है, क्या सच नहीं है। और वेस्टर्न फिलॉसफी में यानी कि पश्चिमी दृष्टिकोण में तो भाई इसे ज्ञान मीमांसा ही बोला जाता है, एपिस्टेमोलॉजी ही बोला जाता है। तो बस भाई यही इसका स्वरूप था, यही इसका नेचर था, यही इसकी प्रकृति थी। यही सारी बातें आप लोगों को लिखनी है। आप लोगों को थोड़ा अटपटा तो जरूर लग रहा होगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं हम, ये एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा। एक तरीके से भाई ये एक सब्जेक्ट है और इसी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो। बात करें कि भाई इसके काम क्या होते हैं, ज्ञान मीमांसा के फंक्शंस क्या क्या हैं एपिस्टेमोलॉजी के, वो भी आप लोगों को बताने पड़ सकते हैं अपने एग्जाम में। सबसे पहला भाई काम तो इसका यही है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका नेचर पता लगाना, उसका स्वरूप कैसा है वो पता लगाना, वो ज्ञान आया कहां से है, कहां से नहीं आया, सही है या नहीं है, ये सब पता लगाना। दूसरा काम भाई ज्ञान के स्रोत जो हैं, जो सोर्सेज है नॉलेज के, उनको आइडेंटिफाई करना, उन्हें भी पता लगाना। वो डायरेक्ट सोर्स हैं या इनडायरेक्ट सोर्स है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। ये सिंपली बोलूं तो आपने डायरेक्टली एक्सपीरियंस करे हैं या आप लोगों ने देखकर समझकर किसी चीज को पता लगाया है या पढ़ लिख कर पता लगाया है, नॉलेज गेन करी है। इन सब चीजों का भी इसमें पता लगाया जाता है, ये इसका काम है। तीसरा काम भाई इस सब्जेक्ट का ये है कि इसमें भाई टेस्ट किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है कि वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो सच है या नहीं है। सारी चीजों को देखा जाता है, फैक्ट्स वगैरह देखे जाते हैं, उसकी वैलिडिटी जो है चेक की जाती है, उसके क्या लॉजिक्स हैं, क्या एविडेंस है, क्या एक्सपीरियंस है, इन सबको भी जो है अच्छे से चेकआउट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तभी जाके पता लगता है कि जो नॉलेज मिली है वो कितनी सच है और कितनी गलत है। इसके साथ साथ जो नॉलेज है उसकी सीमाएं क्या क्या हैं, उसके भाई लिमिटेशंस क्या क्या हैं ज्ञान की, वो भी इसमें पता लगाई जाती हैं। इसके साथ साथ भाई इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, अच्छे से उसमें क्लैरिफिकेशन किया जाता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में भी। यानी कि जो बंदा भाई नॉलेज गेन कर रहा है और वो जिस चीज के बारे में नॉलेज गेन कर रहा है, इन सबको भी जो है अच्छे से क्लियरफाई किया जाता है इस सब्जेक्ट में। और लास्ट जो भाई इस सब्जेक्ट का काम है वो यही है कि भाई अगर सही ज्ञान किसी को लेना है, सही नॉलेज अगर किसी को लेना है, तो उसका एक मेथड होता है, उसकी एक विधि होती है, उसका एक तरीका होता है, तो वो तरीका बताना इस सब्जेक्ट का काम है। आई होप आप लोगों को काम भी जो है इस सब्जेक्ट के बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब बात करें भाई इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है ज्ञान मीमांसा का, एपिस्टेमोलॉजी का, तो वही है भाई। सबसे पहले तो इससे हमें जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके बारे में पता चलता है कि भाई वो कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, कितना उसमें सच है, कितना फॉल्स है, ये इसमें पता चलता है। इसके साथ साथ भाई इसमें वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण जो है इसका विकास भी होता है। यानी कि साइंटिफिक एंड रैशनल आउटलुक जो है या पर्सपेक्टिव हमारा बनता है जब हम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हम हर चीजों को जो है फिर साइंटिफिक तरीके से देखने लग जाते हैं, हर चीज के अंदर साइंस ढूंढने लग जाते हैं, लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं, दिमाग लगाने लग जाते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते समझते हैं, तभी हम हर चीजों को सही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने भी कुछ भी बता दिया और हमने मान लिया, नहीं भाई। ये सब्जेक्ट भाई हमारे एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए और अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए, सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई जो भी हम एजुकेशन वगैरह लेते हैं या जो भी स्टूडेंट भाई शिक्षा लेता है, उन्हें सही नॉलेज मिल पाती है, उन्हें सही तरीका पता लग पाता है, और जो नॉलेज देता है लाइक टीचर जो होता है, उसे भी सही मेथड समझ में आ जाता है कि कैसे बच्चों को सही एजुकेशन देनी चाहिए। इसमें भाई दर्शन और विज्ञान जो है उन दोनों की बात की जाती है, यानी कि फिलॉसफी और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दोनों की जो है बात की जाती है। एक तरीके से ये सब्जेक्ट दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है। इसमें भाई हम बहुत सारे फिलोसॉफिकल
पर्सपेक्टिव भी देखते हैं और बहुत सारी साइंटिफिक चीजें भी देखते हैं। दोनों के तरीकों को जो है हम लोग यूज करते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। इसके साथ साथ भाई इस सब्जेक्ट से जो है हमारी लाइफ में जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसकी एबिलिटी हमारे अंदर इनहेंस होती है, हमारे अंदर ये पावर आ जाती है, क्षमता आ जाती है कि भाई हम अपनी लाइफ के डिसीजन अच्छे से ले पाए। ऐसे ही भाई किसी चीज पर हम ट्रस्ट ना कर लें बल्कि अपने लाइफ के डिसीजन सही गलत के बेसिस पे ले पाए, सही अच्छे से समझ पाए। इसके साथ साथ भाई जो एक इंसान है, जो ह्यूमन है, उसकी भाई ज्ञान की, उसकी नॉलेज की भाई क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सीमाएं हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, वो ज्ञान कहां तक बढ़ सकता है, इन सब के बारे में भी हमें इस सब्जेक्ट से पता चलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। लास्ट में भाई कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है जरूर से ऐड करना, आप लोगों का यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से पाउलो फ्रेरे के बारे में पूछा जाएगा। इनके भाई क्या विचार थे शिक्षा के ऊपर, क्या व्यूज थे एजुकेशन को लेकर, वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे। देख सकते हो भाई ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से कितने टाइप से हर साल जो है घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, अगर एग्जाम में आप लोगों से पाउलो फ्रेरे के बारे में पूछता है तो आप लोगों को वही सारी बातें लिख के आ जानी है जो मैं अब आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को पाउलो फ्रेरे जो है इनके बारे में ही बताना है। बेसिकली भाई ये जो पाउलो फ्रेरे थे ये बहुत ही ज्यादा फेमस शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक थे ब्राजील के। इंग्लिश में बोले तो भाई एजुकेशनिस्ट और फिलोसोफर थे, बहुत ही ज्यादा फेमस ब्राजील के। और इनका जो जन्म हुआ था भाई वो हुआ था 19 सितंबर 1921 में ब्राजील में। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे भाई किस चीज के लिए, आलोचनात्मक शिक्षा के लिए, क्रिटिकल पेडागोजी के लिए। जो पहले के टाइम पे भाई एजुकेशन वाला सिस्टम चलता था ना, बैंकिंग एजुकेशन बोलते हैं भाई उसे। इसमें क्या होता था बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम में कि जो एक टीचर था भाई वो सारी जानकारी इकट्ठी कर लेता था, सारी नॉलेज जो है वो गेन करके स्टूडेंट्स को दे देता था और स्टूडेंट जो है फिर उसे याद करते थे। ये था पहले के टाइम पे मेथड, इसे बोलते हैं भाई बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने भाई पाउलो फ्रेरे जो थे इन्होंने भाई इस चीज को गलत बताया, इसकी आलोचना करी, इसको क्रिटिसाइज करा और फिर न्यू एजुकेशन मॉडल दिया इन्होंने, संवादनात्मक शिक्षा, डायलॉजिकल मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है भाई, किसी चीज को करके तब सीखोगे। इसमें बेसिकली भाई एजुकेशन प्रैक्टिकली दी जाती है, स्टूडेंट्स को जो है चीजें कराई जाती हैं ताकि वो चीजें सीख सके। इसमें जो लर्निंग होती है वो बाय डूइंग होती है, यानी कि कुछ चीज करोगे तभी तुम्हें वो चीज समझ में आएगी, तभी उस चीज को सीख पाओगे। इनकी भाई एक बहुत फेमस बुक भी है, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, दासों की शिक्षा, ये इनकी बुक का नाम है। और ये पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है इनकी। और लास्ट में भाई फिर 2 मई 1997 में भाई इनका जो है निधन हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो भाई इन्होंने जो भी विचार दिए, जो भी अपनी फिलोसफीज दी, जो भी बातें बताई इन्होंने, वो आज तक फॉलो की जाती है भाई एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में। बस भाई यही सारी बातें इंपॉर्टेंट थी इनके बारे में जानना, इतना एग्जाम में आप लोग जो है अपने इंट्रोडक्शन के लिए लिख सकते हो। अब इनके मेन विचार क्या थे, मेन व्यूज क्या थे, या फिलॉसफी आप कह सकते हो, दर्शन कह सकते हो, या सोच कह सकते हो एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, वही आप लोगों को अब समझना है। सबसे पहले तो भाई इनका ये मानना था कि जो शिक्षा है ना, जो एजुकेशन है, वो भाई लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए और समाज से जुड़ी होनी चाहिए। उसका कनेक्शन होना चाहिए भाई लाइफ से और सोसाइटी से। यानी कि भाई इनका मानना था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज देने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि भाई उनकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या समाज में, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम के बेसिस पे जो है उन्हें पढ़ाया जाए ताकि वो उन प्रॉब्लम से लड़ना सीखे और इसके साथ साथ उनकी नॉलेज भी गेन होए। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, चीजों को अगर आपकी लाइफ से जोड़ दिया जाएगा, पढ़ाई को, एजुकेशन को समाज से, सोसाइटी से जोड़ दिया जाएगा, तो भाई आप लोगों को सीखने में भी मजा आएगा और आप जो है प्रैक्टिकली सब चीजें सीख भी जाओगे और बच्चों को जो है एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, जिस वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो है सही डिसीजन ले पाएगा। ये इनकी सोच थी। दूसरा भाई इनका मानना ये था कि जो एजुकेशन है ना भाई, उसका जो पर्पस है
वो सिर्फ और सिर्फ भाई नॉलेज देना, जानकारी देना या याद करवाना, रट्टे लगवाना, यही नहीं होना चाहिए। बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर भाई ऐसी एबिलिटीज हमें डेवलप करनी चाहिए, उनका दिमाग हमें ऐसा करना चाहिए एजुकेशन के जरिए ताकि वो भाई सोच सके, ज्यादा से ज्यादा सोचे, थिंकिंग अच्छे से कर पाए। और थिंकिंग करेंगे तो भाई क्वेश्चन पूछेंगे वो ज्यादा से ज्यादा, और जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर भाई समस्याएं आएंगी, और जो समस्याएं आएंगी तो फिर उनका सॉल्यूशन भी वो लोग कर पाएंगे। और इससे जो है बच्चे खुद ही इंडिपेंडेंट बनेंगे, खुद ही भाई सवाल वगैरह पूछेंगे, खुद ही जो है नॉलेज वगैरह गेन करेंगे और खुद ही समझदार बनेंगे, और जो भी जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा कि भाई क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसके साथ साथ भाई इन्होंने जो है जो बैंकिंग मॉडल था ना एजुकेशन का, जो पहले के टाइम पे यूज हुआ करता था, जिसमें मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था कि जो एक टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो क्या करता है, नॉलेज इकट्ठी करता है और वो नॉलेज जो है स्टूडेंटों को दे देता है, और स्टूडेंट जो है रट्टा मारते हैं, उसे याद करते हैं। ये सिस्टम हुआ करता था पहले, जिसे हम बैंकिंग मॉडल कहते हैं एजुकेशन का। तो इन्होंने भाई इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध करा, इस चीज को गलत बताया। ये कहते हैं ये कोई तरीका होता पढ़ाने का, एकदम वाहियात घटिया तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अच्छा तरीका तो ये है कि बच्चों को भाई उनकी लाइफ से जोड़ो, उनकी समाज से, सोसाइटी से जोड़ो, और एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है समाज में, सोसाइटी में, लाइफ में, उनसे जोड़कर भाई उनको जो है नॉलेज देने की ट्राई करो। तभी वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में और तभी ज्यादा सीख पाएंगे। आगे भाई पाउलो फ्रेरे जो है, इनका ये भी मानना था कि भाई जो संवाद और सहयोग है, इसके बेसिस पे एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि डायलॉग एंड कोऑपरेशन के बेस पे एजुकेशन मिलनी चाहिए। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो एक स्टूडेंट है और एक जो टीचर है, इन दोनों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और जो टीचर होता है भाई, उसे सिर्फ सिखाना नहीं चाहिए बल्कि उसे मार्गदर्शन भी करना चाहिए, उसको गाइड भी करना चाहिए अपने स्टूडेंट को। और जब अच्छे से भाई बातचीत दोनों के बीच में होगी, स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में, तो एक स्टूडेंट जो है वो अच्छे से सीखेगा। आगे भाई इनका ये भी मानना था कि जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, ये सिर्फ भाई अपने पर्सनल लाइफ के लिए जरूरी नहीं होती है, बल्कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो समाज में भाई असमानताएं हो रही है, इनइक्वालिटीज हो रही हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, पिछड़े वंचित लोग हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पुअर लोग कह सकते हो आप उन्हें, तो इन सब लोगों की भी जो है हेल्प होनी चाहिए एजुकेशन के थ्रू। वो कैसे? क्योंकि एजुकेशन से ही भाई सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी, समान अवसर मिल पाएंगे, और फिर पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में जो है बदलाव हो पाएगा, सभी अपने जीवन जो है अच्छे से जी पाएंगे। और ये सब चीजें कब पॉसिबल है? ये भाई एजुकेशन से ही पॉसिबल है, बिना एजुकेशन के ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अगला भाई इनका ये मानना था कि अनुभव से सीखो भाई, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ये कहते हैं कि भाई सिर्फ किताबें पढ़ने से आप नहीं सीखोगे, बल्कि जो भी सीखना चाहते हो उस चीज को करके देखो प्रैक्टिकली, क्योंकि अच्छा तुम तभी सीख पाओगे, एक स्टूडेंट तभी सीख पाएगा अच्छे से जब वो उस काम को खुद करेगा, जब एक्सपीरियंस करेगा, तभी वो एक्चुअल नॉलेज ले पाएगा, जिससे भाई जब वो उस काम को करेगा तो उसे मजा भी आएगा सीखने में भी। जो एजुकेशन है वो फिर मजेदार हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो तो भाई हमेशा के लिए आप लोगों को वो चीजें जो है याद भी रहती है। फिर आगे भाई इनका ये भी मानना था कि जो शिक्षा है ना, वो भाई परिवर्तन का एक उपकरण है, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। बेसिकली भाई ये मानते हैं कि एक समाज को, एक इंसान को, या एक व्यक्ति को, एक समाज को, सोसाइटी को, या एक पर्सन को भाई अगर तुम्हें बदलना है पॉजिटिव वे में, तो भाई एजुकेशन मस्ट है, जरूरी है। क्योंकि शिक्षा से ही भाई तुम्हें जो है नॉलेज मिलती है, और जब नॉलेज तुम्हें होगी तो तुम बदलाव भी कर पाओगे। इसके साथ साथ भाई ये भी मानते हैं कि एजुकेशन में जो है ना भाई, बच्चों का भी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, यानी कि बच्चे भी जो है शिक्षा में पूरी तरीके से भाग लें। ऐसा नहीं है कि भाई एक टीचर है, वो तुम्हें सिखाया जा रहा है और तुम जो वो बताया जा रहा है तुम वही फॉलो करे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, उन्हें भाई अपनी राय देनी चाहिए, अपने ओपिनियंस जो है वो देने चाहिए, जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उन्हें डिस्कस करना चाहिए, और स्टूडेंट वगैरह को भी जो है अपने निर्णय, डिसीजन लेने का मौका
मिलना चाहिए। अब इस चीज से क्या होगा, बच्चे जो है आत्मनिर्भर बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे और फिर भाई वो खुद से सीखने की भी जो है ट्राई करेंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो बस भाई यही विचार थे पॉल फेरे के, यही सब जो है आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है। इनके विचार के बारे में, मेन व्यूज कह सकते हो, फिलोसफीज कह सकते हो, यही सारी थी। मेनली सारी मैंने आप लोगों को पढ़ाई दी है। अब लास्ट में भाई कभी कभी भाई एग्जाम में जो है इसकी भूमिकाएं और प्रभाव जो है वो भी आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है कि जो पॉल फेरे हैं इन्होंने जो जो विचार दिए हैं, जो व्यूज दिए हैं, इससे भाई क्या इम्पैक्ट पड़ा है समाज पर या क्या रोल है भाई एक सोसाइटी के लिए इन व्यूज का, इन अप्रोचेस का, वो भी आप लोगों को बताना पड़ सकता है। सिंपल सा ये टॉपिक बेसिकली भाई क्या होता है, एजुकेशन से भाई एक समाज में, सोसाइटी में असमानता कम होगी, इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी। जो अमीर इतने ज्यादा अमीर हैं, गरीब इतने ज्यादा गरीब हैं, ये सब चीजें खत्म होंगी। जिन लोगों के साथ भाई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किया जाता है, गलत व्यवहार वगैरह किया जाता है, ये सब चीजें खत्म होंगी उस समाज से, उस सोसाइटी से। इसके साथ साथ जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें भाई जागरूकता आएगी, वो सशक्त बनेंगे, एम्पावर होंगे, वो उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा, उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या राइट्स हैं, ये सब उन्हें पता चलेंगे एजुकेशन से। फिर भाई उस समाज को, सोसाइटी को जो है हम एजुकेशन के जरिए सुधार सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें सोशल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन्हें भी भाई हम बढ़ा सकते हैं। एक समाज में, सोसाइटी में लोकतांत्रिक मूल्य जैसे कि समानता ला सकते हैं, इक्वालिटी ला सकते हैं, सबको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, समानता दे सकते हैं। और भी लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती हैं, वो सब हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे एजुकेशन के जरिए एक सोसाइटी में। इसके साथ साथ जो समाज के जो लोग होंगे, जो सोसाइटी के लोग होंगे, उनकी भाई सोच जो है वो भी बढ़िया होगी। ऐसा नहीं है कि भाई वो कुछ भी चीज मानने लग जाएंगे, सुपर स्टेशन पे, अंधविश्वास पे जो है भरोसा करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो एजुकेटेड होंगे तो वो हर चीज को नहीं मानेंगे, वो उसके बारे में सोचेंगे, उन्हें पता होगा सही गलत क्या है, फिर उसके बारे में सवाल करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, उनकी सोच ऐसी हो जाएगी। आगे भाई पॉलो फ्रेरे ने यह भी बोला था कि भाई हमें जो है अपनी लाइफ से, हमें अपने सोसाइटी से, समाज से जो है सीखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही काम नहीं होने वाला। इसके साथ साथ भाई एजुकेशन से जो है सामाजिक न्याय जो है ये भी बढ़ता है, सोशल जस्टिस जो है इसका भी प्रमोशन होता है। जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, ये सब चीजें भी उस समाज से, सोसाइटी से खत्म होती है जब वो समाज, सोसाइटी के लोग एजुकेटेड होते हैं, उन्हें शिक्षा मिल जाती है। दो इसके साथ साथ भाई जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो भाई सशक्त बनते हैं, जिम्मेदार बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। उन्हें समझ में आता है कि भाई समाज के लिए, सोसाइटी के लिए उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, एक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो सब जो है जान जाते हैं और फिर जिम्मेदार बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो यही सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, यही सारे रोल है भाई एक समाज के लिए, या भूमिका आप लोग बोल सकते हो। लास्ट में भाई निष्कर्ष, कंक्लूजन जो है ऐड जरूर कर देना। छठे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से कृष्णमूर्ति के बारे में पूछा जाएगा। इनके जो शिक्षा के ऊपर विचार थे, एजुकेशन को लेकर जो इनके आइडियाज थे, वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे। या इनकी लाइफ के बारे में भी भाई थोड़ा बहुत आप लोगों से पूछ लेता है, इनके जीवन में क्या क्या हुआ है ये भी आप लोगों से पूछ लेता है। देख सकते हो भाई कितने टाइप से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई, आंसर इतने समझा दूंगा कि आप इजीली एग्जाम में लिखाओगे। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को जिद्दू कृष्णमूर्ति जो थे, इनकी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा अपने आंसर में। तो इनका जो जन्म हुआ था भाई, वो हुआ था 11 मई 1895 में। कहां पे हुआ था भाई? भारत में हुआ था, भारत के आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहां पे भाई? मदनपल्ली नाम का एक जगह थी, वहां पे हुआ था। और ये भाई एक ब्राह्मण परिवार से थे और एकदम शांत और सरल बिहेवियर था इनका, एकदम सिंपल अपना जीवन जीते थे भाई ये। और इनका जो भाई जो भी चाइल्डहुड रहा है, जो भी बचपन रहा है, वो बहुत ज्यादा कठिनाइयों में बीता है भाई, क्योंकि इनके परिवार के पास भाई ज्यादा पैसा वैसा नहीं था। फाइनेंशियली भाई बहुत ही ज्यादा वीक थी इनकी फैमिली, लेकिन भाई ये आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा जागरूक थे, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थे, ये भक्ति वगैरह ज्यादा करते थे ये भगवान की। अब जैसे जैसे भाई समय बीता,
फिर भाई ब्रिटिश सोसाइटी थी एक, जिसका नाम था भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके भाई दो नेता थे, दो लीडर थे। इनका नाम था भाई पहले का चार्ल्स लिडवीटर और दूसरे का नाम था भाई एनी वेंसेंट। ये जो दो भाई लीडर थे, जो नेता थे इस सोसाइटी के, इन्होंने भाई टैलेंट पहचान लिया जिद्दू कृष्णमूर्ति का। और फिर भाई इन्होंने जो है, ये जो जिद्दू कृष्णमूर्ति थे, इनको विश्व शिक्षक की उपाधि दी थी। इन्हें डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वर्ल्ड टीचर हैं, यानी कि पूरे विश्व के गुरु हैं, पूरी दुनिया के गुरु। फिर भाई वो लोग जो है इन्हें और ज्यादा नॉलेज वगैरह देने के लिए इंग्लैंड वगैरह ले गए अपने साथ, और वहां पे और ज्यादा इन्हें जो है एजुकेशन वगैरह दी गई और ज्यादा इन्हें नॉलेज दी गई। फिर भाई जैसे जैसे ये बड़े हुए जिद्दू कृष्णमूर्ति, फिर भाई इन्हें समझ में आया कि किसी भी टाइप की जो उपाधि होती है, जो टाइटल होता है, अवार्ड आप कह सकते हो, या संगठनात्मक बंधन जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इन्होंने भाई साफ साफ रहने से मना कर दिया, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जैसे कि भाई इन्हें उपाधि दी गई थी ना, इन्हें अवार्ड दिया गया था, इन्हें भाई डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड टीचर के नाम से, तो इन्होंने इन सब चीजों को जो है बेकार की बातें बता दी। उन्होंने बोला ये सब चीजें कुछ नहीं होती है, फालतू चीजें हैं, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। और ये फिर भाई जब बड़े हुए तो ये किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो है नहीं रहते थे, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, नहीं मानते थे किसी को भी कुछ भी। सन 1929 में भाई इन्होंने एक और संस्था, एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे भंग कर दिया, उसे डिसॉल्व कर दिया, यानी कि उसे खत्म कर दिया। उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संस्था का नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ द स्टार। और फिर भाई इन्होंने ये बात करी कि जो सत्य होता है, जो सच्चाई होती है, जो ट्रुथ होता है, वो भाई किसी पंथ, किसी धर्म या किसी संस्था की संपत्ति नहीं होता। ट्रुथ जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होता भाई किसी भी रिलीजन का, किसी भी सेक्ट का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ये कहते हैं अगर तुम्हें सच पता लगाना है ना, तो तुम्हें धर्म नहीं बताएगा कोई, या कोई संस्था नहीं बताएगी, कोई स्कूल, कोई विश्वविद्यालय, ये नहीं बताएंगे तुम्हें, बल्कि तुम्हें सच का अगर पता लगाना है तो तुम खुद से खोज करो, उसकी खुद से डिस्कवर करो सच को। तुम्हें ना कोई गुरु बताएगा कि सच क्या है, ना ही कोई संगठन, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन तुम्हें नहीं बताएगा कि एक्चुअल सच क्या है। असली सच जो है तुम खुद के एक्सपीरियंस से ही जान पाओगे। फिर इसके बाद जो है भाई इन्होंने पूरे दुनिया भर में बहुत सारी जगहों में घूमे ये, और जगह जगह जाकर भाई लोगों में जो है इन्होंने ज्ञान बांटा। अपनी जो भी फिलोसफीज थी, जो भी थॉट्स थे, जो भी आइडिया थे, वो इन्होंने और लोगों को बताए। इसके साथ साथ इन्होंने भारत में, अमेरिका में और इंग्लैंड वगैरह में भी बहुत से स्कूल वगैरह खोले इन्होंने। फिर लास्ट में जाके भाई 17 फरवरी 1986 को इनकी डेथ हो गई थी अमेरिका में। तो यही था भाई ब्रीफली इनकी लाइफ के बारे में, यही बातें आप लोगों को अपने आंसर में इनकी लाइफ के बारे में बतानी है। अब जो मेन विचार थे भाई इनके, जो मेन सोच थी इनकी शिक्षा को लेकर, मेन फिलॉसफी आप कह सकते हो, व्यूज कह सकते हो एजुकेशन के ऊपर, वो क्या थे वो आप लोगों को समझने हैं। जिसमें भाई सबसे पहले तो इनका यही मानना था कि जो एजुकेशन होती है ना, जो शिक्षा होती है, उसका मेन उद्देश्य, उसका मेन पर्पस ही, मेन एम ही ये होता है कि व्यक्ति का पूरा विकास हो पाए, संपूर्ण विकास हो पाए, उसकी पर्सनैलिटी जो है अच्छे से डेवलप हो पाए। सिर्फ उसे नॉलेज देने से उसका दिमाग जो है उसका ही डेवलप ना हो, बल्कि उसका जो मन है, उसका जो हृदय है, जो दिल है उसका, और जो आत्मा है उसकी, जो सोल है, स्पिरिट है, हार्ट है, माइंड है, ये सब जो है अच्छे से डेवलप हो पाए, ताकि आपस में बैलेंस बना के ये सब चीजें वर्क करें उसकी बॉडी में। एजुकेशन का मेन पर्पस ही यही है कि भाई जो भी उसकी लाइफ की कठिनाइयां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको वो समझ पाए, उनसे लड़ पाए, और जो सच्चाई है लाइफ की उसे वो जान पाए खुद से। इनका यही मानना था कि भाई जो एजुकेशन है उसका असली मतलब तो यही है कि भाई खुद को जानो, खुद को अच्छे से पहचानो, यही असली एजुकेशन है। बात करें भाई दूसरा, इनका मानना था असली एजुकेशन जो है, असली शिक्षा जो है वही है जो भाई एक इंसान को सोचने की क्षमता दे, उसे क्वेश्चन करने की क्षमता दे, उसे जानने की क्षमता दे, खोजने की क्षमता दे। ये कहते थे असली एजुकेशन जो है तुम्हें भाई फ्रीडम देती है थिंक करने की, क्वेश्चन करने की और इंक्वायर करने की। जब तुम एजुकेट हो जाओगे तो ये सारी चीजें तुम खुद से कर पाओगे। इसके साथ साथ ये कहते हैं भाई हमें आत्मज्ञान पर बल देना चाहिए, सेल्फ नॉलेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये कहते हैं अगर तुम्हें कुछ भी सीखना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी नॉलेज गेन करनी है,
तो खुद से सीखने की ट्राई करो, खुद से एक्सपीरियंस करो, खुद से अनुभव करो। ये कहते हैं जब खुद से एक्सपीरियंस करोगे, खुद से अनुभव करोगे, खुद से करके देखोगे, तभी तुम्हें सच्ची शिक्षा जो है मिल पाएगी, रियल एजुकेशन जो है तभी आप लोगों को मिल पाएगी। आगे भाई कृष्णमूर्ति जो है ये शिक्षक और विद्यार्थी जो होते हैं, जो स्टूडेंट और टीचर जो होते हैं, उनके रिलेशन के बारे में भी बताते हैं, उनका संबंध के बारे में भी बताते हैं। ये कहते हैं इनका जो संबंध है, इनका जो रिलेशन है ना, वो एकदम फ्रेंड वाला होना चाहिए, इनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। जो एक टीचर है भाई, उसे सिर्फ पढ़ाना ही नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ज्ञान नॉलेज ही नहीं देने चाहिए, बल्कि उसे जो है स्टूडेंट को मार्गदर्शन भी करना चाहिए, गाइड भी करना चाहिए और उसका सहयात्री भी बनना चाहिए। सहयात्री से मतलब है भाई उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसके साथ देना चाहिए हमेशा। और एक टीचर को भाई यही सिखाना चाहिए कि कैसे भाई वो एक स्टूडेंट जो है वो अपने अंदर झांक सके, अपने आप को पहचान सके, अपने आप को जान सके। आगे भाई ये जो प्रतियोगिता होती है, जो भी कंपटीशन वगैरह होते हैं और जो भी भाई कंपैरिजन वगैरह किया जाता है, लाइक मान लो ये स्टूडेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट बुरा है, ये कर लेता है और ये नहीं कर पाता, ये इन सब चीजों को गलत मानते हैं। ये कहते हैं ये सब बकवास बातें हैं। अगर हम भाई दो बच्चों का आपस में कंपटीशन कराएंगे तो ये बच्चों के लिए नुकसानदायक है। हमें कंपटीशन नहीं कराना चाहिए, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो बच्चा है वो डर जाता है, उसके अंदर भाई फियर आ जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, जेलसी आ जाती है, वो जलने लगता है दूसरों से, उसे भाई लगता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं भाई हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें कंपटीशन नहीं कराना चाहिए। हर जो बच्चा है वो अपने आप में स्पेशल है और हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है, एक एबिलिटी होती है। इसके साथ साथ भाई ये प्रकृति और अनुभव से भी सीखने पर जोर देते हैं। ये कहते हैं भाई हमें नेचर से सीखना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। सिर्फ किताबों से ज्ञान लेना, किताबों से नॉलेज लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि भाई स्टूडेंट की लाइफ में क्या चल रहा है उसे उससे सीखना चाहिए, जो समाज है उससे सीखना चाहिए और जो प्रकृति है, जो नेचर है उससे भी सीखना चाहिए। और सीखना भी ऐसा नहीं चाहिए कि भाई कोई तुम्हें बता देगा और तुम सीख जाओगे, उस चीज के बारे में जान जाओगे। नहीं, खुद से एक्सपीरियंस करो, खुद से जानो, सेल्फ लर्निंग करो भाई, एक्सपीरियंस करो उस चीज को। आगे ये बताते हैं भाई कि शिक्षा का, एजुकेशन का मेन पर्पस ये नहीं है कि भाई तुम्हें जॉब मिल जाए, तुम सफल हो जाओ, पैसे वगैरह कमाना सीख जाओ। सिर्फ ये मेन पर्पस नहीं होता एजुकेशन का, बल्कि एजुकेशन का जो मेन पर्पस भी होता है ना, वो ये होता है कि भाई तुम्हारे अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज आ जाए, नैतिक मूल्य आ जाए, तुम आध्यात्मिक बनो, स्पिरिचुअल बनो, थोड़े बहुत तुम शांत हो पाओ, पीसफुल हो पाओ, कंपैशनेट हो पाओ, एक अच्छे इंसान बन पाओ। ये मेन पर्पस होता है भाई शिक्षा का, एजुकेशन का। इसके साथ साथ ये कहते हैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देनी चाहिए हमें स्टूडेंट्स को। और उसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हें अपने धर्म के बारे में बताना है, नहीं भाई, धर्म से रिलेटेड एजुकेशन का मेन पर्पस ये नहीं है कि भाई तुम धर्म के बारे में चीजें सिखाओ, नहीं, बल्कि धर्म की एजुकेशन, रिलीजियन एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन देना का मेन पर्पस ये है कि भाई उसको अपने कामों के बारे में समझ में आए, दूसरों के लिए भाई कैसे व्यवहार करना है, कैसे बिहेव करना है वो समझ में आए, वो सच क्या है उसका पता लगा पाए, उसके अंदर अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज, अच्छे अच्छे मूल्य का विकास हो, डेवलपमेंट हो। इसलिए भाई स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देना जरूरी है, आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। आगे ये कहते हैं कि भाई जो एजुकेशन जहाँ पे भी बच्चे को मिल रही है ना, उसका जो एनवायरनमेंट है वो भाई एकदम फियर फ्री होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए। यानी कि बच्चे को भाई जहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, वहां पे भाई उसे डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चा अगर डरेगा तो उसके अंदर की भाई क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही, वो कुछ ढंग से सोच ही नहीं पाएगा, वो प्रेशर में ही रह जाएगा, उसकी क्रिएटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए जो वातावरण होना चाहिए वहां पे किसी भी टाइप का कोई डर नहीं होना चाहिए, किसी टीचर का या किसी भी चीज का, या उसे पनिशमेंट की कोई भी डर नहीं होना चाहिए, या किसी के प्रेशर में वो बच्चा नहीं होना चाहिए। जो उसका एनवायरनमेंट है, एजुकेशन वाला पर्यावरण है जहाँ पे वो शिक्षा ले रहा है, वो जगह जो है एकदम उसके लिए मजेदार होनी चाहिए, जहाँ पे वो अच्छे से चीजों को सीख पाए और अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाए। इसके साथ साथ भाई ये भी कहते हैं कि भाई जो एजुकेशन है वो लाइफ से जुड़ी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जीवन से जुड़ी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन का कनेक्शन जो है वो लाइफ से होना जरूरी है, क्योंकि तुम बुक से तो भाई नॉलेज गेन कर लोगे,
लेकिन असली एजुकेशन, असली शिक्षा जो है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से ही मिलेगी, तुम्हारी लाइफ से ही मिलेगी। और एक्चुअल में जो लाइफ से एजुकेशन मिलती है वो ही सबसे बढ़िया एजुकेशन मानी जाती है। बस भाई यही कुछ विचार थे इनके एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, और यही सब आप लोगों को लिखने हैं। लास्ट में भाई निष्कर्ष कंक्लूजन जरूर ऐड करना, तभी आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये है भाई आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। इसमें भाई आप लोगों से शिक्षा, समाज, संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। सोसाइटी, कल्चर और एजुकेशन के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। इनकी क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है भाई एजुकेशन का, शिक्षा का एक समाज में, सोसाइटी में, संस्कृति में, कल्चर में, वो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। या भाई घुमा फिरा के आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है कि जो स्कूली शिक्षा होती है, जो स्कूलिंग होती है, उसकी भाई भूमिका बताओ, परिवर्तनकारी और संचरणकारी, इंग्लिश में बोले तो भाई ट्रांसफॉर्मेटिव एंड ट्रांसमिसिव रोल के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। या अलग अलग टाइप से जो है ये क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा के पूछ लेता है। टेंशन मत लो भाई, आंसर बहुत ही ज्यादा इजी है। अब सबसे पहली चीज भाई, मैं आप लोगों को ये आंसर जो है समझाने नहीं वाला हूं, क्योंकि इस आंसर में समझने जैसा कुछ भी नहीं है। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही सारी बातें आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी सेम, बस अलग अलग तरीके से जो है आप लोगों से पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। तो वो घुमा फिरा के कैसे पूछा जा रहा है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को सभ्यता और संस्कृति का मतलब बहुत अच्छे से पता ही है, कल्चर और सिविलाइजेशन का मतलब, क्योंकि कभी कभी भाई दोनों में जो है अंतर भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये आप जो है खुद से लिख ही सकते हो, सब आप लोगों को पता ही है। बाकी भाई एग्जाम में जो मेन चीज आप लोगों से पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि भाई शिक्षा का क्या रोल है, एजुकेशन की क्या भूमिका है, वो आप लोगों को बतानी पड़ेगी। जैसे कि क्वेश्चन में भाई लिखा था कि शिक्षा का भाई परिवर्तनकारी और संचरणकारी भूमिका के बारे में बताओ, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड ट्रांसमिसिव रोल के बारे में बताओ एजुकेशन के। बेसिकली आप लोगों को वही बातें बतानी है कि भाई एजुकेशन से कैसे भाई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन कैसे होता है, बदलाव कैसे आते हैं एक समाज में, सोसाइटी में, या संस्कृति में आप लोगों से पूछ सकता है, कल्चर में आप लोगों से पूछ सकता है। तो वही सारी बातें जो ऊपर आप लोग पढ़ते हुए आए हो, वही सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे जो है लिखनी होंगी, कुछ अलग नहीं है, सब वही सारी बातें हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, बना के इजीली आप लोग लिख लोगे। कभी कभी भाई संस्कृति और शिक्षा का संबंध पूछ लेते हैं, रिलेशन पूछ लेते हैं एजुकेशन और कल्चर का आपस में, और ये भी हम ऊपर ही जो है बहुत अच्छे से समझते आ रहे हैं कि कैसे भाई हम संस्कृति से, कल्चर से बहुत सी चीजें सीखते हैं। लाइक हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमें भाषा कौन सी बोलनी है, ये सब मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। कौन सा धर्म हमें फॉलो करना है, ये सारी चीजें कहाँ से सीखते हैं हम लोग, संस्कृति से, अपने कल्चर से ही सीखते हैं। इसके साथ साथ जो मोरल वैल्यूज होती हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, वो सब भी हम अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से ही सीखते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजें भी हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से ही सीखते हैं। एक समाज में, सोसाइटी में यूनिटी वगैरह कैसे बना के रखनी, एकता कैसे लानी है, ये भी हम अपनी संस्कृति, कल्चर से ही सीखते हैं। वही सारी बातें हैं जो हम हमेशा से ऊपर पढ़ते आ रहे हैं। इस पूरे सब्जेक्ट में भाई मोस्टली यही सारी बातें जो है आप लोग को पढ़ाई गई हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग सेल्फ स्टडी कर लेना, अगर जरूरत लगती है तो आप लोगों को, अदरवाइज तो वही सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन जरूर ऐड कर देना, फिर आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बस भाई ये साथ के साथ ही क्वेश्चन आप लोगों को करके जाने हैं। मैं गारंटी देता हूँ भाई, अगर आप इस वीडियो को देख लिया है, आप लोगों ने कंप्लीट इन नोट्स को पढ़ लिया है, तो फिर एग्जाम भी भाई आप लोगों का जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज जो है आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी नोट्स को खरीद सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना हमारी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।